आज हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई विभिन्न ब्रांचेज जो शाखाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंदर, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल अपने आप में भूगोल की एक रीढ़ की हड्डी कही जाने वाला एक विषय है और ध्यान रखना है कि इसी के माध्यम से समस्त पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल में जो 3 से 4 ब्रांचेज हैं उन्हीं के ऊपर जो मेन रीढ़ है भूगोल की वो टिकी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो है भौतिक भूगोल में आती है भू आकृति विज्ञान। ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये ध्यान रखना है कि भू आकृति विज्ञान में दरअसल कौन कौन सी चीजों के बारे में चर्चा की जाती है और चर्चा करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जैसे कि वर्ड मीनिंग से ही पता चलता है कि भू आकृति और विज्ञान क्या है। तो ध्यान रखना है कि भू से मतलब है पृथ्वी और आकृति से मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर समस्त प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थलाकृतियों में भी ये ध्यान रखना है कि किस किस के बारे में जो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां हैं जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, पठार है और मैदान है, इनके बारे में चर्चा की जाती है। और इन मैदान, पठार या पर्वत के माध्यम से जो भी प्राकृतिक कारणों से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक कारक कौन कौन से ये भी ध्यान रखना है आपको। एक तो है वायु है, जल है, तापमान है और अनेक प्रकार की जो कारक बताए गए हैं उनमें मुख्य 3 ही प्रकार के हैं। इन्हीं के माध्यम से स्थलाकृतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। इनके बारे में भू आकृति विज्ञान में इनकी चर्चा की गई है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि भू आकृति विज्ञान में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भू आकृति विज्ञान इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं और भू आकृति विज्ञान हिंदी में कहते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के वो समझ लें कि पृथ्वी पर जो आकृतियां बनी हुई है प्राकृतिक कारकों की वजह से, कारक से मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी बालू का स्तूप बनते हैं वो वायु के माध्यम से बनते हैं। ये ध्यान रखना है। जलीय क्षेत्र जो है उनके में ऊंचे नीचे जो पठार पाए जाते हैं या मैदान पाए जाते हैं वो जलीय क्षेत्रों के माध्यम से पाए जाते हैं जिसमें बहता हुआ जल या नदी जल आता है। और ये ध्यान रखना है कि तापमान ज्यादा और कम होने की वजह से स्थलाकृतियां बनती भी हैं और बिगड़ती हैं। पहले टॉपिक आता है। दूसरे नंबर पे इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो स्थलाकृतियां आती हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बड़ी जो मोस्ट स्थलाकृतियां उनमें मात्र 3 ही है। पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है। इनके बारे में मोस्टली चर्चा की जाती है। ये ध्यान रखना है। इनमें जो जो प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है, इसी की एक सब दूसरी ब्रांच है, उसका नाम है जलवायु विज्ञान। ये ध्यान रखना है कि दोस्तों 2 ही चीजों के माध्यम से वर्ड मिलकर बना है, एक तो जल है और एक वायु है। इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते कैसे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलवायु एक लंबे टाइम तक एक विशेष बड़े क्षेत्र पर एक वातावरणीय दशाएं पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे कि यूरोप में ये भी टाइम बताया गया कि अप्रोक्स 30 साल तक एक जैसी वातावरणीय दशाएं पाई जाती हैं, वहां पर जलवायु एक जैसी कही जाती है। जैसे कि यूरोप में शीतकालीन या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ये भी ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, गर्म पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जलवायु के माध्यम से जिन जिन चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है तो ध्यान रखना है, एक तो इसमें है वर्षा, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है तापमान, चौथा है पवने, पांचवा है चक्रवात और विश्व में जलवायु का वितरण। ये ध्यान रखना है कि पूरे विश्व के ऊपर इन सारी चीजों के बारे में एक वातावरणीय दशाएं हैं। ये हर जगह पर कम या ज्यादा मात्रा में हर जगह पाई जाती है। आपको पता है कि बरसात की मात्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं ज्यादा भी है,
कहीं कम भी है। आर्द्रता भले ही बेशक कम पाई जाती हो, जिसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम आर्द्रता पाई जाती है। तापमान कम या ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन से हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हवाओं से इंसान भी कहीं नहीं बच सकता, आपको पता है कि पवनें हर जगह चलती है, चाहे तेज चलती हूँ चाहे धीमी चलती हो, या उनकी रफ्तार बहुत ही कम पाई जाती है। चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, ये हमेशा हर जगह थोड़ी या ज्यादा मात्रा में विश्व में इनका वितरण पाया जाता है। ये सभी को पता है कि शीतकालीन चक्रवात होते हैं और ग्रीष्मकालीन चक्रवात होते हैं। पवनों के बारे में भी ध्यान रखना है कि पवनें स्थायी भी होती हैं और स्थानीय भी होती हैं। जो पवनें लगातार एक ही दिशा में चलती है उनको स्थायी पवनें कहते हैं, और जो एक स्थान विशेष क्षेत्र में चलती है उनको स्थानीय पवनें कहते हैं। विश्व में तापमान का वितरण आपको पता है कि हर जगह अलग अलग पाया जाता है। वजह उसकी क्या है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल होने की वजह से यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वहां पे सीधी पड़ती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पे तापमान ज्यादा पाया जाता है। ये 0 है, ये 23.5 है, ये 66 है और ये 90 है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर तापमान ज्यादा पाया जाता है, और जहां पे माइनस में पाया जाता है ये ध्यान रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य किरणें जहाँ सीधी पड़ेंगी वहां पे तापमान ज्यादा, लेकिन ऊपर और नीचे इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तापमान का वितरण अलग अलग पाया जाता है। ये रिकॉर्ड करने वाली बात है। आर्द्रता के बारे में आपको बताई चाहूंगा कि आर्द्रता वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। और चौथे नंबर पे आती है वर्षा। ये भी हर जगह विश्व में अलग अलग प्रकार से रिकॉर्ड की जाती है। कहीं पे कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ लंबे टाइम से अब तक 30-30 साल से बरसात की बूंदें नहीं पड़ी हुई, जैसे कि मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। विश्व में जलवायु का वितरण किस प्रकार का है, तो ये भी आपको इसके माध्यम से समझना पड़ेगा कि जलवायु का वितरण जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय होते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि उपोष्ण भी होते हैं। यह तीसरे नंबर पे आता है शीतोष्ण, और चौथे नंबर पे ये दोनों साइड में ये ध्रुवीय जलवायु है। ये ध्यान रखना है कि ध्रुवीय जलवायु में टेम्परेचर ठंडा होता है। ये भी एक कंसेप्ट वाली बात है कि भूमध्य रेखा के आसपास ही तापमान सर्वाधिक पाया जाता है, उसके ऊपर और नीचे जाने पर तापमान की मात्रा घटती है, ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान में ये आपको ध्यान रखना है कि समुद्री विज्ञान में किन किन चीजों के ऊपर चर्चा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्र की गहराई, समुद्री क्षेत्र, समुद्र का जल वितरण, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, वनस्पति, समुद्री तापमान, और अन्य प्रकार की समुद्री हलचलों के बारे में चर्चा की जाती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसके बारे में जो चर्चा की जाती है, ये जल वितरण है, समुद्री जीव है, वनस्पति है, समुद्री तापमान है। विश्व लेवल पे ये ध्यान रखना है कि कितने % एरिया क्षेत्र पर समुद्री क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी पृथ्वी पे 71% जो एरिया क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र है, मात्र 29% जो क्षेत्र है वो क्या है, स्तरीय क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़े लेवल पर या डबल से भी ज्यादा क्षेत्र पर पानी फैला हुआ है। समुद्री क्षेत्र में ये भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्र का जल खारा होता है, और जितने भी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसमें समुद्री क्षेत्र में लवणता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि लवणता या लवण की मात्रा जल में किस प्रकार होती है। तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है कि लवणता कहते किसे हैं कि प्रति ग्राम जल में जो ठोस लवणों की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरी पृथ्वी पर जो सर्वाधिक गहराई वाला क्षेत्र है जो समुद्र में है वो है मैरियाना ट्रेंच, ये ध्यान रखना है। इसमें सर्वाधिक गहराई है जो कि ईस्ट ऑफ फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित है। समुद्री क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि कितना % है, 71% है। ये ध्यान रखना है कि समुद्री क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो मछलियां हैं, मछली, छोटी मछली से लेकर बड़ी मछलियों तक इसमें चीजें पाई जाती हैं। वनस्पति क्षेत्र में आपको पता है कि एक अजीब प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि लाइकेन है, मॉस है, समुद्री क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। समुद्री क्षेत्र में तापमान, ये ध्यान रखना है कि समुद्री क्षेत्र का
जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे तापमान ज्यादा पाया जाता है, और जो गहराई वाला हिस्सा है वहां पे तापमान कम पाया जाता है। लेकिन अत्यधिक गहराई में तापमान माइनस में नहीं जा सकता है, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र हो या भूमध्य क्षेत्र हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्री हलचल से मतलब कि समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगे किस प्रकार से आती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हवाओं के माध्यम से एक निश्चित रफ्तार में एक सीधी रेखा में पानी जो है समुद्री क्षेत्र का वो लगातार चलता रहता है, तो उसे समुद्री तरंगे कहते हैं। ये ध्यान रखना है। समुद्री तरंगों के साथ आपने ध्यान रखना है कि समुद्र में कितने प्रकार की जो पवनें चलती हैं उनके माध्यम से यहाँ पे स्ट्रीम या धाराएं बहती हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हर समुद्र में अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती हैं, जिसमें गर्म धारा का भी जिक्र किया गया है, ठंडी धारा का जिक्र किया गया है। समझने के लिए इतना काफी है कि जो धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलती है वो ठंडी होती हैं, और जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है वो गर्म होती हैं। ये ध्यान रखना है। तीनों महासागरों के बारे में जो है, मोस्टली 3 बड़े महासागर है, उनके बारे में ध्यान रखना है कि तो प्रशांत महासागर है, दूसरा आनंद महासागर है, और तीसरा हिंद महासागर है। इनकी साइज के आधार पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उससे छोटा आनंद महासागर है, और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर आता है, और चौथे नंबर पे आर्कटिक। ये ध्यान रखना है कि महासागर बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों ये समझने वाली बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चीजें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि समुद्री क्षेत्र कितना है, कितने % एरिया क्षेत्र फैला हुआ है, और किन किन चीजों के बारे में समुद्री विज्ञान में चर्चा की जाती है। समुद्री तापमान भी मैंने आपको बताया, समुद्र की गहराई के बारे में बताया, समुद्र का जो वितरण है, वनस्पति है, तापमान है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। ये समझ में आना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि समुद्री विज्ञान जो है, समुद्री विज्ञान में अब तक के इतिहास में सारी चीजें नहीं खोजी गई हैं, जो गहराइयां हैं उनके बारे में भी अलग अलग प्रकार से चर्चा की जाती है, और आज के टाइम में नए नए प्रकार के ट्रेंच खोदे गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि समुद्र में जो बड़ी गहराइयां हैं वो टोटल 57 है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक गहरा जो सागर है वो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा जो सागर है वो भी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में ध्यान रखना है कि पर्यावरण के बारे में इसमें चर्चा की गई है, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में ध्यान रखना है कि पर्यावरण क्या है, कि मनुष्य से घिरा हुआ चारों ओर जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसको ज्योग्राफी में अलग तरीके से देखा गया है। भूगोल में ध्यान रखना है कि इंसान के चारों ओर जितनी भी प्रकार की जो फिजिकल क्षेत्र है, जो भौतिक क्षेत्र है, उनके बारे में चर्चा की गई है। ये ध्यान रखना है कि इसमें एक तो मानव, जीव, वनस्पति और इनके द्वारा जो क्रिया की जाती है। सबसे पहले पर्यावरण में आता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे सभी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जो फैक्टर आते हैं, एक तो आता है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। इसमें कार्बनिक चीजों में ध्यान रखना है, जो जीवीय क्षेत्र है, जो जीव या पेड़ पौधे वनस्पति होती है वो कार्बनिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका एक सिस्टम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो वर्ड दिया है वो एजी टेंसलर ने दिया है 1935 में। ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव अपने स्थान विशेष के साथ जो अनुकूलता बनाए रखते हुए अपनी पहचान बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वो हर प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु हर जगह पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मजबूत या टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्री क्षेत्र जो होता है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र सबसे मजबूत पाया जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला है। जीव बढ़ते हैं, मरते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां होती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप की स्थिति को बनाए रखते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले बात की गई है प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक सॉरी, और जो दूसरा है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे आता है शाकाहारी, चौथे नंबर पे आता है मांसाहारी, और पांचवें नंबर पे आता है सर्वाहारी, और छठे नंबर पे आता है वियोजक। तो ये आपको समझना है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मेन या मुख्य स्रोत है वो है सन। सन के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को आपको ध्यान रखना है उपयोग करने के लिए शाकाहारी पेड़ जंतु जरूरत होती है। पेड़ पौधे में चाहे गेहूं है या अन्य प्रकार के पेड़ है। शाकाहारी बात, मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शाकाहारी के जो दांत होते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे की साइड होते हैं। मांसाहारी जो होता है उसमें कैनाइन होते हैं जो सिर्फ मांस खा सकते हैं, जैसे शेर, इसमें हिरन, और जो साग भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है वो सर्वाहारी मनुष्य। ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों प्रकार के दांतों की उपस्थिति पाई गई है, और तीनों कहीं ना कहीं अपनी उम्र में बढ़ते हुए जमीन में डिकम्पोज होते हैं, वियोजक होते हैं। वियोजक होने के बाद कहीं ना कहीं इनके जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो सब जमीन में मिल जाता है, और जमीन में मिलने के बाद पौधों के द्वारा फिर उपयोग किया जाता है, और ये सिस्टम क्या है कि लगातार चलता रहता है। इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। फूड चेन या फूड वेब किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा का ट्रांसफर होना। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज शाकाहारी है उसका जो शाकाहारी उपयोग किया उसमें भी ऊर्जा की प्राप्ति हुई, मांसाहारी में ऊर्जा की प्राप्ति हुई, सर्वाहारी में ऊर्जा की प्राप्ति हुई, बाद में ये डिकम्पोज होकर पेड़ पौधे में जाते हैं। तो इनके जो केमिकल होते हैं उनको क्या पेड़ पौधे अपने आप में रिकॉर्ड करके अवशोषित करके वापस दोबारा नई शाकाहारी पौधों का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखना है। फूड चेन क्या होती है कि फूड चेन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फूड का ट्रांसफर होना या भोजन का ट्रांसफर होना। तो पेड़ पौधों से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, सर्वाहारी से वियोजक, और फिर ये सिस्टम चलता रहता है। ये भी ध्यान रखना है। तो इसके बारे में पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पति हैं या विश्व लेवल पे कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। पेड़ पौधे से मतलब क्या है कि विश्व में जो बड़े बड़े वनस्पति क्षेत्र हैं उनके बारे में भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में चर्चा की जाती है। वनस्पति क्षेत्र से मतलब जो घास के मैदान है, जैसे कि डाउन्स है या बेल्ट है या स्टेपीज है या पेरीज है, ये विश्व में बड़े क्षेत्र पर घास के मैदान है जहां वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो पहला टॉपिक है भौतिक भूगोल, जो पहला पेपर भी है, तो उसके बारे में आपको समझना है कि सबसे पहले किन किन चीजों के बारे में चर्चा की जाती है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन क्या है कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं। तो ज्योग्राफी की एक परफेक्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज के दौर में जो नई चीजें नई निकल के आ रही है, नए नए खोज हो रहे हैं और वो ऐड भी हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सिंपल टर्म में कहने की बात यह है कि ज्योग्राफी में जो लगातार चीजों का अध्ययन किया जाता है पृथ्वी के ऊपर, उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। लगातार से मतलब कि कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो लगातार स्टडी की जाती है उसको ज्योग्राफी कहा गया है। और ज्योग्राफी की रीड के बारे में मैंने पहले बताया था कि भौतिक भूगोल ज्योग्राफी की रीड है। तो उसमें भी मैंने आपको चार चीजों के बारे में चर्चा बताई थी। आपको ध्यान रखना है कि भूआकृति विज्ञान किसे कहते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती हैं उनको भूआकृति विज्ञान कहते हैं।
जिसमें मोस्टली आपको पता है कि 3 ही प्रकार की बड़ी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, यही आपको ध्यान रखना है। इससे निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं और ये क्यों बनती हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वायु है, जल है, तापमान है, इनके बढ़ने, घटने या कम होने की वजह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और वापस स्थलाकृतियां बनती हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जल प्लस वायु के मिलने से जलवायु विज्ञान का निर्माण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलवायु या क्लाइमेट कहते किसे हैं कि एक बड़े क्षेत्र पर लंबे टाइम तक अप्रोक्स 30 साल तक एक जैसी वातावरणीय दशाएं होती हैं, उस प्रकार की जलवायु क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि यूरोप में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश है तो वहां पे गर्म तापमान रहता है, तो वहां की जो जलवायु है वो ग्रीष्मकालीन जलवायु है। ये ध्यान रखना है। जल प्लस वायु में आपको ध्यान रखना है कि तो वर्षा है, जल है, तापमान है, पवने हैं, चक्रवात है, इनके बारे में चर्चा की जाती है। ये क्यों बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हवाओं के चलने की वजह क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवाएं चलती क्यों है या कम और ज्यादा क्यों चलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपरी क्षेत्र या हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र की ओर वो उनका चलना होता है, ये ध्यान रखना है। और ये गुप्त ऊष्मा की वजह से ऊपर या नीचे चलती है, ये तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट जो परिस्थिति है ये भी ध्यान रखना है कि इनमें इनकी चर्चा की जाती है। और अगला जो है वो है समुद्री विज्ञान। तो समुद्री विज्ञान के बारे में ध्यान रखना है कि गहराई है, गहराई में आपको ध्यान रखना है कि समुद्री क्षेत्र कितनी क्षेत्र फैला हुआ है, कितनी बड़ी इनमें दशाएं पाई जाती हैं, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कितनी समुद्री क्षेत्र में कितनी गहराई है या कितने क्षेत्र में का विस्तार पाया जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन बनती है पर्यावरण के बाद, ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, चौथी कंडीशन है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि पर्यावरण कहते कैसे हैं, परिस्थितिक तंत्र होता क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, और ये परिस्थितिकी तंत्र बना क्यों है और उसमें किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है पढ़ने से पहले बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पहला टॉपिक जो है भौतिक भूगोल एवं उसकी विभिन्न शाखाएं, उसके बारे में चर्चा की गई है। आपको इतना समझना है कि इनके बारे में ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट में किन किन बात के लिए चर्चा की गई है और आखिर वो बनते हैं तो क्यों बनते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक काफी है। अगले जो टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में भी आपको सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जो भी बारीकियां होती हैं उनके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती हैं तो उसके बारे में वो कमेंट्स कर सकता है, लिख सकता है। और ये बारीकियां आपको समझनी है कि जो भी चीज नहीं आती उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं और आपको उसका बकायदा आंसर भी दिया जाएगा और आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।